अतीत के पन्ने में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ जो बात चर्चा में ले रहा हूँ वो है भारतीय गणतंत्र की विकास यात्रा। जैसा कि हम सब इस बात से परिचित हैं कि भारतीय गणतंत्र अपने 75 वर्ष पूर्ण करने की स्थिति में है। इन 75 वर्षों में हम किस तरह से आगे बढ़े हैं, इसके अलग अलग पक्षों का मूल्यांकन करना आज की इस वार्ता का उद्देश्य है। गणतंत्र क्या है, ये कैसे स्थापित हुआ, इसकी विकास यात्रा कैसी रही, इन सभी पहलुओं को मैं अलग अलग ढंग से आपके साथ जोड़ने का प्रयास करूंगा। हम सब इस बात से परिचित हैं कि 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हो गए थे। स्वतंत्रता मिलने के बाद हमें अपना तंत्र विकसित करना था, शव तंत्र बनाना था। और शव तंत्र के तौर पर हमने शवाधीन यानी अपने अधीन हम खुद को मानते हुए एक व्यवस्था विकसित करनी थी। और व्यवस्था हम बनाना चाहते थे जिसमें लोकतंत्र हो, जिसमें कानून का शासन हो, भारतीय मूल्य हों और एक मूलभूत कानून को हम बना पाएं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम गणतंत्र के रास्ते पर आगे बढ़े। मैं एक विनम्र अनुरोध के साथ इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि क्योंकि बहुत ऐतिहासिक अवसर है हम सबके जीवन का और हम इस स्थिति में अपने आप को कोई भी जो पहलू है उसको राजनीतिक नजरिए से ना देखकर एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से इसको समझने का प्रयास करें। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष उसका कोई अर्थ यहाँ मैं विश्लेषण के तौर पर नहीं ले रहा हूँ, बल्कि इसके अलग अलग पक्षों को आपके साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। भारतीय गणतंत्र की पृष्ठभूमि के तौर पर हम जानते हैं कि अंग्रेजी राज के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हमारे पूर्वजों ने दी, जिसको हमने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा, उसकी बदौलत हम एक ऐतिहासिक दिन देख पाए जिसको हम 15 अगस्त 1947 के तौर पर देखते हैं। इस दिन एक उम्मीद की गई कि हम अपनी शासन व्यवस्था विकसित करेंगे और इस अवसर पर क्योंकि लंबी गुलामी से हम निकल रहे थे, लोगों की कुछ आशाएं भी थी। तो इस पहलू पर सबसे पहले मैं जोड़ना चाहूँगा कि 2.5 साल 1947 के 15 अगस्त से लेकर 26 जनवरी के बीच का जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण समय है। इसको हम संक्रमण का भी कह सकते हैं, प्रयोगों का काल भी कह सकते हैं। इस दौरान बहुत कुछ संभल कर हमारे उन पूर्वजों को काम करना पड़ा। स्वतंत्रता के तत्काल पश्चात कानून की और व्यवस्था की समस्या थी। अंग्रेज एक संदेश दे गए थे और वो आगे देना चाहते थे लोगों के नजरिए से कि भारतीय आज़ादी के काबिल है नहीं, इनसे व्यवस्था संभलेंगी नहीं। और ऐसे में उनका जो अधिकारी तंत्र था उसकी मानसिकता भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। लगभग 1250 के आसपास उस समय ICS ऑफिस के पद थे। यदि मैं 15 अगस्त 1947 की बात करूं, उनमें से 630 के आसपास ही भरे हुए थे, बाकी खाली थे। और उनमें से जो अंग्रेज थे वो चले गए थे। तो कानून व्यवस्था की समस्या आप यहाँ पर विचार कर सकते हैं। राष्ट्र का विभाजन हुआ था, जनसंख्या की बड़े स्तर पर अदला बदली हो रही थी। ऐसे में मौका परस्तों की टीम इस स्थिति में अराजकता के लिए अलग अलग कार्य कर रही थी। दूसरी ओर राष्ट्र 600 के आसपास रियासतों में भी बटा हुआ था। उनके एकीकरण की दिशा में सरदार पटेल जैसे व्यक्ति को अपना सब कुछ दांव पे लगाकर राष्ट्र को उस दिशा में ले जाना पड़ा। संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी आगे बढ़ी। और इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने एक अलग से इसके ऊपर वीडियो बनाई है, भारतीय हमारे संविधान का निर्माण। आप उसमें इसको विस्तार से देख सकते हैं। आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, समस्याएं भी बहुत थी। 200 करोड़ रुपए के आसपास का टोटल हमारा उस दौर में बजट था। सांप्रदायिक तौर पर भी सद्भाव की परिस्थितियां नहीं थी। गांधी जी को हम खो चुके थे इस स्थिति में।
और ज़रूरत पड़ रही थी कि हमारी चुनावी प्रक्रिया क्या हो, और इसके साथ साथ राष्ट्र के सामने कुछ मौलिक सवाल भी थे कि आंतरिक व्यवस्था कैसी हो, हमारा शिक्षा तंत्र कैसा हो, ढांचा हम कैसे विकसित करें। विदेश नीति के तौर पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया दो ध्रुवों में बट गई थी, तो फिर हमारे उस दौर के जो नीति निर्माता हैं उनके लिए नई तरह का चैलेंज था। तो ऐसी स्थितियों के बीच में 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित हुआ और गणतंत्र की जो विकास यात्रा प्रारंभ हुई। इन 75 वर्षों को यदि मैं सीधे सीधे विभाजित करूं तो 25-25 वर्ष के 3 हिस्से के तौर पर मैं देखता हूं। 1950 से 1975 को हम देखते हैं, ये शुरुआती दौर था। इसमें आधारभूत कार्य किए गए, जो आज़ादी के समय उद्देश्य रखे गए थे उनकी पूर्ति करने की बात थी। चुनौतियां भी बहुत अजीब किस्म की आई। 3 युद्ध 1962 का, 1965 का, 1971 का भी इस दौर में हुआ, और ये सारे के सारे जो हमारे उस दौर के लीडरशिप थी उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसको मैनेज किया। और क्योंकि वो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे, उनके आदर्श ऊंचे थे, वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समन्वय की भावना के आधार पर इन चीज़ों को मैनेज किया। यहाँ तक कि जिसके साथ वैचारिक तालमेल भी नहीं था उनको भी मंत्रिमंडल में लेकर प्रयास किया गया। जहाँ तक दूसरा दौर है 1975 से 2000 के बीच, ये इस विकास यात्रा का सबसे कमजोर कड़ी मैं कहूँगा। इस दौरान आपातकाल भी लगा, राजनीतिक उठापटक भी खूब हुई, प्रधानमंत्री भी खूब बदले, और ऐसे में जो है आर्थिक तौर पर देश इतने बुरे संकट के बीच में गुजरा कि जो साधन और संसाधन हैं वो तकरीबन खतरे में हुए, और नेताओं का सत्ता से चिपकने का जो लालच है वो इस दौर में सबसे ज़्यादा उभरा। जहाँ तक तीसरा चरण है 2000 से 2025 का, इस दौरान हम बाजारी जो विश्व की मानसिकता है उसके साथ जुड़े, यानी विश्व के लिए हम बाजार बने। साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन ने बहुत ज़्यादा स्पेस दिया, कम्युनिकेशन यानी संचार के साधनों का विकास बहुत ज़्यादा हुआ। राजनीतिक तौर पर हमने स्थिरता देखी, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि इस दौरान इन 25 सालों में अलग अलग दल रहे, उनकी सरकारें रही, इन सभी ने जो अपने स्वार्थ हैं उनको ज़्यादा महत्व दिया, राष्ट्र को गौण समझकर केवल दिखावे के तौर पर प्रयोग किया, और जो सत्ता है उसमें अमर्यादित जो स्थिति तक पहुंचने की जो दायरे हैं वो भी हम इस दौर में देखते हैं। तो कुल मिला के जो ये 75 साल हैं हम इसको अलग अलग ढंग से देखते हैं और समझते हैं। हमारी गणतंत्र की जो विकास यात्रा है 75 वर्षों की, यदि हम इसका मूल्यांकन करते हैं तो मुझे अलग अलग 3 पहलू दिखाई देते हैं। उपलब्धियां हैं बहुत बेमिसाल हैं, कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो हमें अभी वायदे के तौर पर थी उनको पूरा करना है, कुछ नई चुनौतियां भी हैं। यदि मैं उपलब्धियों की बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों के तौर पर अलग अलग पहलुओं में कृषि का विकास एक बहुत उन्नत किस्म की स्थिति को हम देख सकते हैं। अखबार की एक लाइन थी जो 1950 के आसपास थी, कृषि की हमारी स्थिति क्या है, खाद्यान्न समस्या क्या है। वो लिखता है कि गेहूं की प्रत्येक बाली के साथ यदि एक व्यक्ति जन्म ले लेता है तो हम राष्ट्र की खाद्यान्न की समस्या का इलाज कैसे करेंगे। और उसी स्थिति में एक बार तो यहाँ तक भी नौबत आ गई थी कि अमेरिका ने युद्ध के दौरान हमारे को मजबूर किया था कि आप समझौता कीजिए अन्यथा हम आपको अनाज नहीं देंगे। और ऐसी स्थिति में आज हम अनाज की स्थिति में न केवल आत्मनिर्भर हैं बल्कि हमारे पास इतना अनाज है कि उनको गोदामों में रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। अकाल की स्थिति जो राष्ट्र को बहुत ज़्यादा समय समय पर निराश और हताश किया करती थी वो तकरीबन गायब हो गई है। बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर है। उद्योग के तौर पर इस देश में पेंसिल तक भी ठीक ठाक नहीं बना करती थी। आज हम उन्नत स्थिति में बहुत अच्छे उद्योग ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी देश को चुनौती देने की स्थिति में है। जहाँ तक बैंक का सवाल है, आम आदमी की ज़िंदगी से कोई वास्ता नहीं था, हम जुड़े नहीं थे, लेकिन आज हमारी बैंकिंग व्यवस्था बहुत उन्नत व्यवस्था है। शिक्षा के मामले में यूँ कहिए कि इस देश में शिक्षा को केवल और केवल अंगूठा लगाने और हस्ताक्षर करने तक ही समझा जाता था। आज दुनिया के सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक
दुनिया के सबसे ज़्यादा इंजीनियर, टेक्नीशियन भारत न केवल अपनी ज़रूरतों के लिए विकसित कर रहा है बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी तैयार कर रहा है। जहाँ तक विज्ञान का सवाल है, हमने बेमिसाल तरक्की की है, हमने संस्थाएं बनाई हैं। इसरो जैसी संस्था आज विश्व में अपनी पहचान रखती है। हमने परमाणु विस्फोट किए हैं। विश्व के प्रत्येक ऐसे पहलू पर जहां पर हमारी प्रतियोगिता होती है, हमने कदम ताल करके अपने आप को स्थापित किया है। सैन्य क्षमता में हम तकरीबन कहीं भी नहीं थे। अंग्रेजी सेना के हिस्से के तौर पर स्वीकार किए जाते थे। दूसरे विश्व युद्ध की स्थिति थी, लेकिन आज हम विश्व की 5 उन्नत जो सैन्य क्षमताएं हैं उनके साथ देखते हैं। विदेश नीति उस दिन भी हमारी स्वतंत्र थी और दबाव रहित हम इस समय थे। 2 गुटों में फंसने की बजाय पंडित नेहरू ने गुट निरपेक्षता की बात कही, उस पर हम आगे बढ़े। और वही स्थिति वर्तमान में भी, जब यूक्रेन और रूस के युद्ध में अमेरिका के द्वारा दबाव डाला गया कि रूस से तेल नहीं लेना है, तो हमारी सरकार ने फैसला करके स्पष्ट किया कि हम अपने फैसले अपने ढंग से लेंगे, अर्थात हम बहुत अच्छी विदेश नीति बना पाए हैं। जीवन की गुणवत्ता, यातायात और संचार के साधन हम बहुत अच्छी किस्म के विकसित कर पाए हैं। ये वो उपलब्धियां हैं जिन पर कोई भी भारतीय के तौर पर गर्व कर सकता है। हाँ, कुछ कमजोरियां भी हैं। हम निर्धनता, बेकारी, जनसंख्या वृद्धि, कुपोषण, स्वच्छता, आवासहीनता और पेयजल संकट इत्यादि का समाधान नहीं कर पाए हैं। अर्थात यहाँ हमें काम करना है। ये वो वायदे हैं जो अभी पूरे करने की जरूरत है। इसके साथ साथ कुछ हमने नई समस्याएं भी जो हैं पैदा की हैं। सबसे ज़्यादा और बुरी स्थिति जो है, हमारे राजनीतिक मूल्यों का शरण हुआ है। नौकरशाह, अपराधी और धन कुबेर उनका संगम बना है, जिसके कारण आम आदमी अविश्वास की स्थिति की ओर बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार को हम नियंत्रित नहीं कर पाए हैं। जितनी बार उसको नियंत्रित करने की बात कही जाती है, उतनी बार वो नए रूप में बदली हुई परिस्थिति में सामने आता है। नैतिक मूल्यों का पतन हुआ है। हम भारत में समय के साथ साथ तो अच्छी जो कार्य संस्कृति है वो नहीं बना पाई हैं। केवल दिखावा है, औपचारिकता बन गई है, खाना पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं और उचित जो समझ और व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं उनको हम महत्व नहीं दे पाए हैं। जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भाषावाद और वैचारिक चतुरता, हमने उसको कम करने की बजाय लगातार हवा दी है। पर्यावरण के मामले में हम नई तरह के संकट पैदा कर पा रहे हैं। हमने जिस तरह से संसाधनों का दोहन किया है, लापरवाही कर रहे हैं। हमने पूर्वजों से जो कुछ लिया था वो हम नई पीढ़ी को नहीं दे पा रहे हैं। हम उपभोक्तावाद की चकाचौंध में केवल दिखावे के चलते हुए बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है। तो ऐसे में आर्थिक विकास निश्चित तौर पर हुआ है, लेकिन सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास उसमें हम तालमेल नहीं बना पाए हैं। अमीर और अमीर बना है, गरीब और गरीबी की ओर बढ़ रहा है। गरीब और अमीर के बीच में जो अंतर बढ़ा है उसके कारण काफ़ी ज़्यादा अजीब परिस्थितियां यहाँ पर पैदा हुई हैं। जीवन में, समाज में, व्यवस्था में विरोधाभास हुआ है। दिशा भटक गए हैं हम कई जगह पर। हमें आज इंसान से खतरा दिख रहा है और ऐसे में जो हमारा दृष्टिकोण है वो लगातार संकीर्ण होता जा रहा है। हम साधन के बीच में और साधना के बीच में तालमेल नहीं बना पाए हैं। संवेदनाएं तकरीबन उनका कत्ल हो रहा है और जिन लोगों ने शहादत देकर, सब कुछ त्याग कर इस देश की आज़ादी की लड़ाई में अपनी भूमिका अदा की थी, आज हमें हमारा जो नज़रिया है उनके प्रति इस तरह का नहीं कि वो राष्ट्र के थे। हम उनकी जातियां ढूंढने पे लग गए, हम धर्म के जो है उनकी पहचान करने लग गए और हालत यहाँ तक हो गई कि हमें लड़ाई लड़नी थी अभाव के खिलाफ, अज्ञान के खिलाफ और अन्याय के खिलाफ। हमने इन तीनों की बजाय अहम विकसित कर लिए और वो लड़ाई के नए मोर्चे के तौर पर आ गए हैं। तो ऐसे में जो ये 75 वर्ष हैं, निश्चित तौर पर उपलब्धियां भी खूब रही हैं। अभी काम करने का जो गुंजाइश है वो भी बहुत कुछ है, लेकिन आत्म मंथन के अवसर भी हमारे सामने हैं। तो ज़रूरत क्या है इस 75 वर्ष के ऊपर समझने की कि हम
राष्ट्र के नागरिक होने के नाते उस उत्तरदायित्व को समझें और उस उत्तरदायित्व को समझते हुए एक दूसरे वर्ग पर दोषारोपण करने के बजाय पीढ़ियों के बीच में टकराव को समझने और ज़्यादा बढ़ाने की बजाय या वर्ग विशेष के हितों को महत्व देने की बजाय राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। और यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो समय के साथ साथ बढ़ते हुए जहां अब तक हम अपनी दुनिया में बहुत ऊंची पहचान बना पाए हैं, यदि इन छोटे छोटे कमज़ोर पक्षों को हम नियंत्रित कर लेंगे, मेरी पीढ़ी, नई पीढ़ी जिसको राष्ट्र संभालना है, उसको हम सचेत कर पाएंगे और होश और जोश, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी, उनके बीच में हम एक अच्छा माहौल बना पाएंगे तो राष्ट्र निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि राष्ट्र के निर्माण के लिए राजनीतिक, धार्मिक, क्षेत्रीय या फिर अन्य किसी भी तरह के हमारे अलग अलग रंग के चश्मे हैं, उनको त्याग कर एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। तो 75 वर्ष हम सब की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण अध्याय है और इस अध्याय को हम जितना बेहतर लिखेंगे, भविष्य की पीढ़ियां हमारा मूल्यांकन करेंगी और जैसे हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ अच्छा किया है, हम उसी अनुसार आगे बढ़ेंगे और राष्ट्र को आगे लेकर जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।